डीमन स्लेयर की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ रात में घूमने वाले डीमंस इंसानों को खाते हैं, मगर इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने काबिलियत और ताकत के दम पर इस अंधेरे को दूर करते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक है ज़ेनित्सु आगात्सुमा, जो तानजीरो के सफर में उसका साथ दे रहा है। और बाकी सारे डीमन स्लेयर्स की तरह ज़ेनित्सु का पास्ट भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कनाव की ही तरह ज़ेनित्सु के पेरेंट्स भी उसे छोड़ देते हैं, वो भी उसे बिना कोई नाम दिए। और इसके बाद ज़ेनित्सु को अपना नाम कैसे मिला और उसकी जिंदगी कैसे गुजरी, इसके बारे में हमें कुछ ज्यादा नहीं मालूम, पर इसके बारे में कई सारी फैन थ्योरीज हैं। काश गोतांगू सेंसेई इसके ऊपर और एक चैप्टर पब्लिश करें। खैर, जब ज़ेनित्सु 15 साल का हुआ तो उसे एक लड़की से प्यार हो गया और वो उस लड़की को पैसे देने लगा, पर वो लड़की किसी और लड़के के साथ भाग निकली और ज़ेनित्सु कर्ज में डूब गया। उस लड़की के लिए गए कर्ज को ना चुकाने की वजह से कर्जदार ज़ेनित्सु को पीटने लगे। पर तभी वहाँ जिगोरो कोवाजिमा नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है, जो डीमन स्लेयर कॉर्प्स रोरिंग हाशिरा रह चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक थंडर ब्रेथ यूजर हाशिरा बनता है तो उसे थंडर हाशिरा ना कहकर रोरिंग हाशिरा कहा जाता है। और जिगोरो अपने समय के सबसे ताकतवर हाशिरा थे। जिगोरो ज़ेनित्सु को अपना स्टूडेंट बनाना चाहते थे, क्योंकि वो अपने इनहेंस सेंस ऑफ हियरिंग की मदद से ज़ेनित्सु का पोटेंशियल और पावर का अंदाजा लगा लेते हैं और ज़ेनित्सु का सारा उधार चुकाकर उसे अपने घर ले जाकर थंडर ब्रीदिंग की ट्रेनिंग देते हैं। मगर ज़ेनित्सु की इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो 6 महीने में थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश ही सीख पाता है, जो थंडर ब्रीदिंग टेक्निक की बेसिक फॉर्म है और सबसे आसान भी। और इसीलिए जिगोरो के बाकी स्टूडेंट ज़ेनित्सु का मजाक उड़ाते हैं और इसकी वजह से ज़ेनित्सु के मन में डर पैदा हो गया। और ट्रेनिंग तो खतरनाक थी ही, तो वो ट्रेनिंग से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर उसी पेड़ पर एक बिजली आग गिरती है, जिससे ज़ेनित्सु के काले बाल सुनहरे हो गए, जो मेरे ख्याल से उस पर ज्यादा अच्छे दिखते हैं। और नेज़ुको के लिए तो वो एक तानपोपो है। तानपोपो यानी कि डैंडलाइन। नेज़ुको जब ज़ेनित्सु को पहली बार देखती है तो वो उसे एक अजीब सा तानपोपो लगता है, मतलब एक अजीब सा डैंडलाइन। हाँ, सच में। तो तानपोपो यानी कि डैंडलाइन को जापान में सूरज का प्रतीक माना जाता है। ज़ेनित्सु के मन से वो डर कभी नहीं गया और प्यार का भूखा तो वो था ही। तो अगर वो किसी भी लड़की से मिलता तो उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश करता। और उसकी आदत तब बदली जब उसकी मुलाकात नेज़ुको के साथ हुई और लड़ाई में उसने तानजीरो और इनोसुके की बहुत मदद भी की और हमारी प्यारी नेज़ुको को भी उसने कई बार बचाया। आखिर उसे अपने मास्टर के लिए कर दिखाना था। स्पॉइलर अलर्ट। लेकिन वो इन्फिनिटी कासल में पूरी तरह से बदल जाता है। उसे हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान एक चिट्ठी मिलती है। इसके बाद इन्फिनिटी कासल में उसकी मुलाकात उसके सीनियर काइगाकू से होती है, जो अब एक डीमन में बदल चुका है और दाकी और ग्योतारो के जाने के बाद अपर मून 6 बन चुका है। तो ये देखकर ज़ेनित्सु को काइगाकू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके डीमन स्लेयर कॉर्प्स को धोखा देने की वजह से जिगोरो अपने स्टूडेंट की गलतियों का प्रायश्चित करते हुए सेपुका करके अपनी जान दे देते हैं। जापान में अगर किसी इंसान के सम्मान में आँच आती है या फिर वो अपना फर्ज निभाने में नाकामयाब रहता है तो वो सेपुका करता है। ये एक खुदकुशी करने का तरीका है जिसमें आत्महत्या करने वाला अपने पेट को एक नुकीले हथियार से काटता है, और ये करने से पहले वो अपने जान पहचान वालों को न्योता भेजता है, ताकि अगर वो एक अच्छा इंसान होगा तो जब वो अपना पेट काटे तब कोई दूसरा उनका गला या दिल काटे, ताकि उन्हें उस दर्द से जल्दी मुक्ति मिले और वो एक अच्छे इंसान थे ये साबित हो सके। मगर जिगोरो को इस दर्द से मुक्ति देने के लिए वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि कोकोशिबो ने काइगाकू को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो पहले ही मार दिया था और काइगाकू खुद एक डीमन बन चुका था और ज़ेनित्सु को ये खबर पहुँचने तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इसीलिए ज़ेनित्सु काइगाकू का सम्मान करने के बजाय उसकी बेइज्जती करता है और यहीं से उनकी फाइट शुरू होती है। इस फाइट की सबसे कमाल की बात ये थी कि ज़ेनित्सु इस बार बेहोश नहीं बल्कि बहुत ही सीरियस था, जो किसी को भी डराने के लिए काफी था। तो इसके बाद ज़ेनित्सु ने अपने 7th फॉर्म होनोई काजुची नो काम फ्लेमिंग थंडर गॉड की मदद से ना चाहते हुए भी काइगाकू को उसी फॉर्म से खत्म कर देता है, जो फॉर्म उसने काइगाकू को लड़ाई में मदद करने के लिए बनाई थी। मेरे लिए ये फाइट की मत सुनो, यहाँ पे की बेस्ट 1v1 फाइट होने वाली है। वैसे देखा जाए तो रेनगकू वर्सेस अकाजा और ग्योको वर्सेस मोइचिरो में ज्यादा अच्छे फाइट सीन्स होंगे, क्योंकि ज़ेनित्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट थोड़ी छोटी होगी। मगर मेरे लिए ये फाइट खास इसलिए है क्योंकि इसमें
ज़ेनित्सु का दुश्मन एक डीमन नहीं बल्कि उसके इमोशंस थे। आखिर जो भी हो, काइगाकू ही ज़ेनित्सु का इकलौता परिवार रह गया था। तो किसमें इतनी हिम्मत होगी जो अपने भाई को मार सके। हाँ, मुझे मालूम है कि काइगाकू ज़ेनित्सु का भाई नहीं था, मगर ज़ेनित्सु उसे अपना बड़ा भाई मानता था। तभी उसने काइगाकू को मारने से पहले एंकी यानी बड़ा भाई कहकर उसे पुकारा और माफी मांगी। अगर काइगाकू की फाइट इनोसुके, कनाओ या गेन्या के साथ होती तो शायद काइगाकू को दूसरा अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता और ये फाइट खत्म भी जल्दी हो जाती। मगर ज़ेनित्सु पूरी लड़ाई के दौरान गंभीर होने के बावजूद भी वो काइगाकू के एक हमले को छोड़कर बाकी सब हमलों से नहीं बच पाता, क्योंकि वो अपने ही भावनाओं से लड़ रहा था। तो ये थी ज़ेनित्सु की बैक स्टोरी, जो एक तरफ से अच्छी है पर दूसरी तरफ से नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं ज़ेनित्सु की पावर्स एंड एबिलिटीज की। एनहेंस्ड सेंस ऑफ हियरिंग। जिगोरो की ही तरह ज़ेनित्सु का हियरिंग पावर भी काफी अच्छा है। इसकी मदद से वो सोते हुए भी लोगों की मन की बातें जान लेता है और उनके नेचर का भी पता लगा लेता है, और वो डीमन और ह्यूमन का डिफरेंस अपने हियरिंग से ही डिटेक्ट कर लेता है। और यहाँ तक कि वो डीमंस की पावर और वो अपर मून है या लोअर मून का पता लगा लेता है। अनकॉन्शियस कॉम्बैट। जैसे कि हमें पता है कि ज़ेनित्सु हमेशा ही डरा हुआ रहता है और वो लड़ाई के वक्त इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है, पर तब भी वो लड़ाई कर पाता है और वो अपने चारों तरफ एक ऐसा ऑरा बनाता है जिससे डीमंस भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये वही डरपोक डीमंस ले रहे हैं या कोई और तब वो अपने थंडरक्लैप एंड फ्लैश से डीमन को एक ही झटके में मार देता है और डीमन को कुछ पता चलने से पहले ही उसकी गर्दन कट चुकी होती है। मगर अनकॉन्शियस कॉम्बैट में भी वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाता, तो वो इसमें सुधार लाने की कोशिश करता है और काइगाकू के साथ फाइट में वो बेहोश नहीं होता। रिफ्लेक्सेस। ज़ेनित्सु के रिफ्लेक्सेस बहुत ही कमाल के हैं। जैसे कि उसकी फाइट जब स्पाइडर डीमन से हुई थी तो उसने स्पाइडर डीमन के अटैक को हवा में ही डॉज कर लिया था और उसने काइगाकू के थंडर ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट स्टार को भी डॉज कर लिया था। हाँ, बाद में वो अपने फीलिंग्स की वजह से काइगाकू के बाकी अटैक्स को डॉज नहीं करता। ब्रीदिंग टेक्निक। ज़ेनित्सु ने प्रीवियस थंडर हाशिरा जिगोरो कोवाजिमा से थंडर ब्रीदिंग की ट्रेनिंग ली थी। थंडर ब्रीदिंग में यूजर अपनी ज्यादातर ताकत अपने पैरों में लगाता है ताकि वो इतना तेज हो सके ताकि वो डीमन के कुछ करने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। थंडर ब्रीदिंग में 7 फॉर्म्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 फॉर्म्स ओरिजिनल हैं और थंडरक्लैप एंड फ्लैश इसकी फाउंडेशन और बेसिक फॉर्म है और यही एक फॉर्म है जिसे ज़ेनित्सु परफॉर्म कर सकता है। बाकी के सेकंड से लेकर 6 फॉर्म्स हमें काइगाकू के जरिए पता चलते हैं। आप चाहे तो ये वहाँ से देख सकते हैं। बात करते हैं ज़ेनित्सु की थंडर ब्रीदिंग की। फर्स्ट फॉर्म थंडरक्लैप एंड फ्लैश। इसमें यूजर तेजी से डीमन की तरफ बढ़ता है और उसका गर्दन काटता है और डीमन को पता भी नहीं चलता। ये एक सिंपल डैश अटैक है 6 फोल्ड। क्योंकि ज़ेनित्सु थंडर ब्रीदिंग के बाकी फॉर्म्स को सीखने में नाकामयाब हुआ तो जिगोरो ने ज़ेनित्सु को फर्स्ट फॉर्म को लगातार इस्तेमाल करने की सलाह दी ताकि वो ये फॉर्म किसी और थंडर यूजर से ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इसी तरह उसने 6 फोल्ड नाम का एक ऑगमेंट बनाया जिसमें वो इस टेक्निक के यूज से 6 बार डैश करता है। इसमें ज़ेनित्सु की स्पीड नॉर्मल थंडरक्लैप एंड फ्लैश के मुकाबले बढ़ जाती है और ये उसके लिए फायदेमंद भी होता है, जैसे कि वो नीचे से ऊपर जा सकता है और 6 दुश्मनों को एक ही बार में खत्म कर सकता है और एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए भी कि वो कहां से अटैक करने वाला है। गोतांगू सेंसे ने तो इसे एक ही पेज में खत्म कर दिया था, बट यूफोटेबल ने तो कमाल ही कर दिया। बाद में ज़ेनित्सु ने 8 फोल्ड बनाया जिसमें वो और 2 बार डैश कर सकता है, यानी कि कुल मिला के 8 डैशेस और 8 फोल्ड की स्पीड 6 फोल्ड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। गॉड स्पीड। इसमें ज़ेनित्सु अपने पैरों का इस्तेमाल इतनी तेजी से करता है कि अपर मून दाकी अपना पावर अवेकन करने के बाद भी इसे नहीं देख पाती। मगर इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसे ज़ेनित्सु एक दिन में सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल कर सकता है। गॉड स्पीड के 2 बार इस्तेमाल करने के बाद ज़ेनित्सु के पैर कुछ दिनों तक चलने के काबिल भी नहीं रहते। फ्लेमिंग थंडर गॉड या कहे तो हिनोई काजुची नो काम। ये थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म है जिसे ज़ेनित्सु ने खुद बनाया था। इसमें ज़ेनित्सु एक ड्रैगन बनाता है जो आग और बिजली की होती है। ये टेक्निक ज़ेनित्सु ने काइगाकू को लड़ाई में मदद करने के लिए बनाई थी। अफसोस उसने इसे पहली बार काइगाकू को मारने के लिए ही इस्तेमाल किया। ये टेक्निक तानजीरो के डांस ऑफ द फायर गॉड यानी कि हिनोकामी कागुराई और इनोसुके की बीस्ट ब्रीदिंग से इंस्पायर्ड है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को जापानीज में ट्रांसलेट करें तो आपको इसके आखिरी के 6 कैरेक्टर्स हिनोकामी मिलेंगे, जो तानजीरो का सन ब्रीदिंग का दूसरा नाम है और जो ड्रैगन बनता है उसे जापानीज रिलीजियन में बीस्ट माना जाता है।
इस फॉर्म की मदद से ज़ेनित्सु ने वो दो चीजें की जो कुछ हाशिरा ही कर सकते हैं। पहला, एक नया फॉर्म बनाया जो सिर्फ ग्यू और मोइचिरो ने ही किया था। दूसरा, एक अपर मून को अकेले डिफीट किया जो सिर्फ मोइचिरो टोकिटो ने ही किया था। हालांकि मोइचिरो का अपोनेंट एक अपर मून था और वो काइगाकू से बहुत ताकतवर भी था, क्योंकि काइगाकू तो एक नया डीमन था और वो उससे एक रैंक नीचे भी था। पर फिर भी काइगाकू था तो एक अपर मून ही, और काइगाकू के पावर्स को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मगर ज़ेनित्सु का सेवेंथ फॉर्म इतना तेज था कि वो अपर मून और थंडर यूजर होने के बावजूद भी उसे देख नहीं पाया। ज़ेनित्सु मोइचिरो से 2 साल बड़ा है, तो बेसिकली वो मोइचिरो से कमजोर है। लेकिन वहीं उजुई और तांजीरो जब ग्योतारो से लड़ते हैं तो वो बहुत ही घायल हो जाते हैं, और ग्योतारो से लड़ने के बाद उजुई को रिटायर भी होना पड़ता है, जबकि ग्योतारो के पास अपर मून की आधी पावर्स थी। तो मैं अभी के लिए ज़ेनित्सु को उजुई के ऊपर और मोइचिरो के नीचे रखूंगा। हालांकि मैंने अभी कोई लिस्ट नहीं बनाई। हाँ, ये बात तो सच है कि ज़ेनित्सु के पास कांजी कैरेक्टर वाले निचिरन ब्लेड नहीं है जो हर हाशिरा लेवल के डीमन स्लेयर के पास होती है, या शायद ये एक इशारा हो कि और हाशिरा बनाने की जरूरत नहीं, क्या पता। इसके अलावा जैसे कि आपने हमारे वीकेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मून वाली वीडियो में देखा ही था कि जिगरो, काइगाकू और ज़ेनित्सु दोनों को ही अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ज़ेनित्सु लड़ाई से पहले ही एक हाशिरा लेवल का बन चुका था। मुजान के साथ लड़ने के बाद ज़ेनित्सु ने लेगेसी ऑफ ज़ेनित्सु लिखी, जिसे अभी उसका पोता याशितारो पढ़ रहा है। और एक मजे की बात तो ये है कि पोता और दादाजी दोनों ही लवर बॉय नेचर के हैं। क्या पता द लेजेंड ऑफ ज़ेनित्सु ही हमारी किमित्सु नो याइबा हो। देखो, ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी। और ज़ेनित्सु का सरनेम है अगात्सुमा, जिसका मतलब है माय वाइफ। हाँ, मगर कनाव के सरनेम की ही तरह ये भी ज़ेनित्सु का असली सरनेम नहीं है, और उसके नाम ज़ेनित्सु का मतलब अच्छा है और जोश में भरी हुई है। अच्छा ही। फाइनल सिलेक्शन पास करने वालों को एक मैसेंजर क्रो मिलता है, मगर ज़ेनित्सु को एक क्रो की जगह स्पैरो मिलता है, और ये बाकी मैसेंजर क्रो की तरह बात नहीं कर सकती। और ये बहुत ही अजीब है कि ज़ेनित्सु की हीरिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद भी वो चुनतारो का चू 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 समझ नहीं पाता। यहाँ तक कि उसको उसका असली नाम उकोगी है ये भी नहीं पता, इसलिए उसने इसका नाम चुनतारो रख दिया। ज़ेनित्सु अपनी हीरिंग पावर की वजह से किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक ही बार सुनकर उसे बजा सकता है। ज़ेनित्सु के कपड़ों के पैटर्न डीमन स्लेयर ट्रेनिंग में पहनने वाले जेनिबी के साथ मैच करते हैं, और जिगरो के जेनिबी के साथ बहुत मिलते भी हैं, क्योंकि जिगरो इसे अपने सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। जिगरो ने एक काइगाकू को दिया था, मगर उसने इसे कभी पहना नहीं। पर खैर, आखिर में ज़ेनित्सु को अपनी जी चाह के जेनेबी को पहनना ही पड़ा। तो ये जेनेबीज और हाउरी ओरोको नाम के स्टाइल से इंस्पायर्ड है, जो इसे पहनने वालों को बुरी शक्तियों से बचाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। तो